हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं योगेश दक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के सागर में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एक टॉपिक है जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है। आज हम इनको पढ़ेंगे। ये बहुत वैसे तो आसान है और महत्वपूर्ण भी है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे ध्यान से। तो मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो अनुसूचियां हैं, तो आपके मूल संविधान में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और हमारा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया था, उस समय भी अनुसूचियों की संख्या आपकी 8 थी। ठीक है, तो यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन अब वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 होगी। अब ये 12 कैसे हुई भैया? कि 4 अनुसूचियां ऐड कैसे हुई? 4 अनुसूचियां ये अमेंडमेंट हुए, यानी आपके मैं कहूँ जो संशोधन हुए, ये समय समय पर संशोधन किए गए, तो 4 अनुसूचियां और ऐड की गई है। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँ भैया, मैं आपसे कहूँ ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ओरिजिनल संविधान में हमारे में बात करूँ, जो आपका मूल संविधान है, मैं आपसे कहूँ कि भैया मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अनुसूचियों की भैया संख्या आपकी 8 थी। कितनी थी? 8 थी। और मैं बात करूं वर्तमान की, मूल संविधान में जब ओरिजिनल संविधान था, जब बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो उस समय हमारे जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वो 8 थी। लेकिन वर्तमान में मैं बात करूं, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो आपकी वर्तमान में आपकी 13 है। कितनी है? आई एम सॉरी, 12 है। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12 है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि भैया ये एक्स्ट्रा ऐड कितनी हुई है भैया? एक्स्ट्रा ऐड ये 4 हुई है। ये 4 अनुसूची किस किस संशोधन के माध्यम से ऐड हुई है। ठीक है, और इन अनुसूचियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 12 के 12 अनुसूचियों को आज पढ़ेंगे। आज की क्लास का हमारा टारगेट है इन 12 अनुसूचियों को पढ़ना और इनको याद करना। ठीक है, तो चलो भैया चलते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करूं यहाँ से, इसको मैं मिटा देता हूं भैया। तो मैं सबसे पहले पहली अनुसूची के बारे में बात करता हूँ, फर्स्ट शेड्यूल के बारे में बात करता हूँ। पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची, यानी कि प्रथम अनुसूची। जो भैया प्रथम अनुसूची है उसके बारे में मैं बात करूं, ये जो प्रथम अनुसूची है उसमें हमारा क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रथम अनुसूची है मैं उसके बारे में बात करूं, इसमें लिखा हुआ है कि जो राज्य की सीमा है और राज्यों के जो क्षेत्र है, राज्यों के बारे में जिक्र किया गया है ना। और मैं देखिए, मैं बोल सकता हूं राज्यों के क्षेत्र सीमाओं, ठीक है, सीमाओं का उल्लेख है, क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख है ना। राज्य के क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख है। या मैं आपसे ये कहूं, मैं प्रथम अनुसूची में ये कहूं कि भारत संघ के बारे में बात करूं, कि भारत संघ के बारे में, इसमें किसका जिक्र है? भारत संघ का। भारत संघ का मतलब कि भैया इसमें आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया है केंद्र शासित प्रदेश के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य के बारे में हमारे भारत संघ प्रथम अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, और जो प्रथम अनुसूची है यह है आपकी आर्टिकल
आपकी मैं बात करूं एक और आर्टिकल 1 और 4 की बात करती है। आर्टिकल 1 और 4 की बात भी अनुसूची फर्स्ट करती है। ठीक है, अब मैं सेकंड अनुसूची की आपसे बात करूं, सेकंड अनुसूची या दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची की भैया बात करूं मैं आपसे, तो दूसरी अनुसूची में क्या है, आपकी जो दूसरी अनुसूची है उसमें आपकी भैया वेतन के बारे में, भत्ते के बारे में, ये जो आपके संवैधानिक अधिकारी जो होते हैं उनके, जो मैं लिख देता हूं यहाँ पर संवैधानिक अधिकारी, संवैधानिक अधिकारी, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन, वेतन भत्ते पेंशन, जो पेंशन के बारे में है, संवैधानिक अधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन के बारे में जिक्र है अनुसूची 2 में। अब बात यह आ जाती है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भैया अनुसूची 2 के तहत, अनुसूची 2 के अनुसार कि भैया किस अधिकारी को या किस को वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नंबर 1 में आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल, और मैं बात करूं आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, यानी कि उच्चतम न्यायालय और आपके उच्च न्यायालय, इनके बारे में बात करूं मैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, मैं लिख सकता हूं उच्चतम न्यायालय, यानी कि मैं बोल सकता हूं सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और यानी मैं कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट, और यहीं पे लिख दूं क्या मैं, है ना, और यहाँ जगह तो नहीं है क्या, मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहीं नीचे लिख देता हूँ, चलो, है ना। और मैं आपसे बात करूं कि यानी कि उच्च न्यायालय, यानी कि मैं आपसे बात करूं हाई कोर्ट की, है ना, इनके वेतन के बारे में, इनके न्यायाधीश के वेतन के बारे में, ठीक है, के वेतन, ठीक है, इनके वेतन के बारे में है अनुसूची 2 के, इनका वेतन है क्या, मैं लिख सकता हूं सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि न्यायाधीश के वेतन, ठीक है, के वेतन के बारे में, ठीक है, इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे बात करता हूं भैया, अगले की बात कर लूं, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, नीचे दिख रहा है कि यहाँ पर लिख दो क्या, है ना, चलो मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर आपके जो मैं कहूँ लोकसभा, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ठीक है। मैं आपसे बात करूं भैया लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बारे में, अनुसूची 2 में उनके वेतन के बारे में जिक्र है, ठीक है, उनका वेतन अनुसूची, इनका जो वेतन दिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो वेतन दिया जाता है वो अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। अब मैं थोड़े से और ऊपर लिख देता हूं भैया, यहाँ पर इसको मिटाकर, इसमें मैं बात करूं अनुसूची 2 की बात चल रही है, अभी अनुसूची 2 की बात चल रही है, और की बात करूं, देखो यहाँ पर ये आपका, मैं कह सकता हूं यहाँ पर फोन नंबर डाल सकता हूं, अब 5 में देखिए, और आपके मैं कह सकता हूं कि भैया जो राज्यसभा है, राज्यसभा और विधान परिषद के
सॉरी विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में होता है। विधान राज्य, इनमें तो सभापति और उपसभापति तो होते हैं। राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति, सभापति और उपसभापति ठीक है, यहां लिख देता हूं उप सभापति, ठीक है, उपसभापति, ठीक है भैया। राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में भी अनुसूची 2 में ही है, ठीक है। और मैं बात करूं जो आपका जिसे कैग कहते हैं, भारत का महालेखा परीक्षक, नियंत्रण में परीक्षक, भारत का मैं बोल सकता हूं यहाँ पर भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक की बात करें, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक को भी, जिसे मैं बोल सकता हूं कैग, CAG कैग, ठीक है। यानी कि कैग की बात करें, इनका भी वेतन अनुसूची 2 में है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय यानी मैं कह सकता हूं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का वेतन, भारत का नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कैग का भी वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। अब मैं आगे बात कर लेता हूं भैया, इसको मिटा देता हूं। अनुसूची, अब हम चलने वाले हैं अनुसूची 3 पर भैया। अनुसूची 3 की बात कर लें। अनुसूची 3, तीसरी अनुसूची, मैं ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर, तीसरी अनुसूची, ठीक है, तीसरी अनुसूची भैया। तीसरी अनुसूची में क्या है भैया? तीसरी अनुसूची में आपकी शपथ है, शपथ, ठीक है, शपथ है भैया, ठीक है। शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बात की गई है, ठीक है। शपथ के बारे में, ओथ के बारे में बात की गई है। मैं शपथ की बात करूं आपसे, ये जो शपथ है, देखिए ये जो शपथ है, देखो मैं आपसे बात करूं, शपथ किस किस को दी जाती है इसमें, देखिए इसमें जो शपथ है, समझ जाओ भैया, शपथ देनी है तो यानी कि संवैधानिक अधिकारियों को ही शपथ दिलानी है ना। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर संवैधानिक आधिकारिक, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ लिखा, संवैधानिक अधिकारी को शपथ दिलाई जाती है। अब वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भैया, सुनो। जैसे कि आपके प्रधानमंत्री हैं, और आपके प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो संघ और राज्यों के मंत्री होते हैं ना, जो संघ और, मैं बोल सकता हूं यहाँ पर संघ और राज्यों के मंत्री, संघ और राज्यों के मंत्री, ठीक है। संघ और राज्यों के मंत्रियों को शपथ अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास के, भैया इसमें से किसको अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। और या फिर ऐसा आ सकता है कि अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जा सकती है, 3 ऑप्शन में आ सकते हैं, एक ऐसा ऑप्शन में आ सकता है जिसको अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है, ठीक है। वो भी मैं चर्चा करूंगा आगे, ठीक है। तो भैया 3 है ना, तीसरे में। और मैं बात करूं आगे की, तो इसमें जो शपथ दिलाई जाती है आपके MP, MLA, MLC, इनके सदस्यों को भी शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। MP बोले तो संसद का सदस्य, ठीक है, यानी MP है ना, MP, MLA और MLA, MLC, इनके सदस्यों को भी शपथ अनुसूची 3 के तहत ही दिलाई जाती है। मतलब ये क्या भैया, संसद, पार्लियामेंट है ना, इसका मतलब MLA का मतलब यानी कि मैं कह सकता हूँ विधानसभा के सदस्य, मैं कह सकता हूँ आपका जो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य, ये क्या है, संसद के सदस्य,
ये संसद के सदस्य की बात हो रही है, और ये एमएलए मतलब विधानसभा के सदस्य है, और एमएलसी का मतलब विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद, विधान परिषद के सदस्य। भैया इनको भी विधान परिषद के सदस्य हो या विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य हो, इनको भी अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है। और मैं बात करूं आपको आगे भैया, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इस अनुसूची 3 के तहत ही शपथ दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट भैया बोल सकता हूं एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट मतलब समझिए सर्वोच्च न्यायालय, या मैं कह सकता हूं उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी शपथ आपका अनुसूची 3 के तहत दिलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, न्यायाधीशों को अनुसूची 3 के तहत शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, हमें बात करूं कैग, जो भारत के महालेखा परीक्षक है, कैग की बात करूं, भारत के महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, ठीक है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को भी, यानी मैं बोल सकता हूं, या आप ऐसे न लिखकर ऐसे लिख सकते हैं कैग को भी, भारत के महालेखा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को कैग भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब हम इन टॉपिकों को पढ़ रहे होंगे, है ना, इनके मुख्यमंत्री और आपके मैं कहूँ जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इन टॉपिकों को पढ़ रहे होंगे, और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षकों इनको पढ़ रहे होंगे, कैग को, डेफिनेटली हम इनके बारे में बढ़िया तरीके से, यानी कि मैं कहूँ टोटल हम इनके एक एक क्वेश्चनों को, जो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके साथ में इनको अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना, यानी कि कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ भैया, अनुसूची 3 की हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अनुसूची 3 के तहत तो ये शपथ दिलाई जाती है, पेंशन भत्ते इनके बारे में। राष्ट्रपति, आप जानते हैं कि भैया राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अनुसूची 4 की बात कर लेते हैं भैया, अनुसूची 4 की बात, सॉरी, अनुसूची 4 में क्या है भैया, देखिए अनुसूची 4 में है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन। ठीक है, यानी कि भैया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में दिया गया है। जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं भैया, राज्यसभा में जो सीट है, राज्यसभा में आपकी टोटल वर्तमान में टोटल सीट कितनी होती है भैया, वो होती है आपकी वर्तमान में 245 सीटें। अब इन 245 में से आपको भैया पता है 233 तो निर्वाचन होती है, 233 जो सीट होती हैं वो भैया निर्वाचित होती है, और जनता के द्वारा, जनता ही उन्हें निर्वाचित करती है, जनता ही वोट देती है। ठीक है, ये निर्वाचित होती हैं, निर्वाचित है ना, या निर्वाचन होती हैं। ठीक है, निर्वाचन। ठीक है, तो भैया अब मैं आगे बात करूं आपका 245 सीट में, तो ये 12 जो है, ये 12 सीट जो होती है ना, ये 12 सदस्य, 245 में तो 12, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है भैया, इनमें से 245 है ना, 233 बार आपकी 245। ठीक है,
इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और 233 जो है वो आपके निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ भैया, अनुसूची 4 में ये बात होगी, अब अनुसूची 5 की बात कर लेते हैं, 5वीं अनुसूची। ठीक है, अनुसूची के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी। भैया इस अनुसूची के हम बारे में बात करें, आपके 5वीं अनुसूची के बारे में, तो 5वीं जो अनुसूची है आपका, इस 5वीं अनुसूची में जो एसटी और एससी सॉरी, जो एससी और एसटी के जो प्रशासन और उनके क्षेत्र और प्रशासन के बारे में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, उनके नियंत्रण, उनका क्षेत्र, उनका जो क्षेत्र होगा जहां पर ये एससी और एसटी के लोग जो रहते हैं, तो वहां का जो क्षेत्र है वहां पर शासन प्रशासन व्यवस्था को कैसे वहां पर लगाया जाएगा, वहां की शासन प्रशासन व्यवस्था जो है वो कैसे उसको कंट्रोल करेगी, उनके बारे में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं तो मैं अनुसूची 5 में बात करूं, एससी और एसटी, एससी क्षेत्र और एसटी क्षेत्र के प्रशासन एसटी के प्रशासन, मैं करूं प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। यानी कि एससी और एसटी के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध है, प्रोविजन है कि भैया इनका उपबंध कैसे होगा। इस तरीके से अनुसूची 5 में है कि उनको क्या रहन सहन है, उनका क्या व्यवस्था करी जाएगी, या फिर उसके लिए क्या, जो हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची में जो अनुसूची भारतीय ये क्यों जोड़ी गई थी, क्योंकि एससी और एसटी के लिए कुछ उपबंध, यानी कि कुछ ना कुछ आप उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ उपबंध किए जाएं उनके लिए। हमारी जो 5वीं अनुसूची है उसके बारे में उनके प्रशासन और शासन के नियंत्रण के बारे में, शासन और प्रशासन कैसे नियंत्रण करेगी उन लोगों के बारे में हमें इसमें बताया गया है। ठीक है, अब अनुसूची 5 में ये है, और मैं बात करता हूँ अनुसूची 6 की बात। अनुसूची 6 की, ये 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में एसटी के बारे में। लेकिन देखिए एसटी, भैया अब मैं बात करूं आपसे, कभी कंफ्यूजन हो एससी और एसटी के बारे में। देखिए एससी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एससी के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ अनुसूची, इनको एससी वाले लोगों को कहते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन से होते हैं भैया, अनुसूचित जनजाति के होते हैं, अनुसूचित जनजाति। ये वो लोग हैं भैया, एसटी जो है अनुसूचित जनजाति, जो आपके इनका कल्चर, इनका रहन सहन, ये मतलब जंगलों में रहते हैं, इनका कल्चर रहन सहन, जो आपकी मैं बात करूं इनका खाना पीना रहना है ना, इनकी संस्कृति वेशभूषा, ये सबली चीजें इनकी अलग रहती हैं। जो आम जनता होती है, आम आदमी होता है, इनकी ये चीजें अलग होती हैं, ये आपके जंगलों में रहते हैं। तो इसलिए हमारी 5वीं अनुसूची जो है उसमें ये चीजें ऐड की गई भैया, इनके बारे में भी कुछ उपबंध किए जाने चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूं एससी मतलब अनुसूचित जाति, और मैं कहूं एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अब अनुसूची 6 में क्या है, एसटी के, ओनली एसटी के बारे में, एसटी के यानी कि 4 राज्यों में। देखिए ये तो एससी और एसटी के बारे में जो प्रशासन नियंत्रण के बारे में जो उपबंध दिए गए हैं, ये पूरे भारत के लिए है, ये पूरे भारत के लिए है। लेकिन यहाँ पर अनुसूची 6 में केवल एसटी के लिए बात की गई है, यानी कि मैं कहूँ अनुसूचित जनजाति के लिए बात की गई है, केवल 4 राज्यों में। ये तो पूरे भारत के लिए है, लेकिन 4 राज्यों में स्पेशल। देखिए मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ कि 4 राज्यों में, मैं लिख सकता हूँ 4 राज्यों में, 4 राज्यों में, 4 राज्य कौन कौन से, यानी ATM ऐसे लिख सकते हैं, ये शॉर्ट तरीका है अपना। ATM कर दो, एक और फालतू कर दो, यानी है ना। ए से मतलब आप लिखेंगे भैया, ठीक है, यहाँ पर असम, टी से T4 मतलब त्रिपुरा,
क्या बोलेंगे? त्रिपुरा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो भैया, त्रिपुरा, त्रिपुरा। और मैं बात करूं एम फोर मतलब मेघालय, मेघालय। और यहाँ पर एम एम दूसरा सेकंड जो एम है इसका मतलब मिजोरम। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इन चार राज्यों के, चार राज्यों के, चार राज्यों की एसटी, एसटी मतलब मैं बोलूं तो यहां लिख देता हूं अनुसूचित जनजाति। देखिए, देख पा रहे हैं क्या? आ रहे है ना? अनुसूचित, अनु अनुसूची, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी, एसटी के ऊपर करना पड़ेगा। तो मैं ही नहीं बता देता हूँ। ठीक है, यानी इस एसटी के यहाँ पर दिख रहा है क्या? यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखो, यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया, एसटी है ना। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ये मतलब एसटी के प्रशासन, प्रशासन और नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध, बारे में उपबंध है भैया। मैं आपसे बात करूं जो ऊपर ऊपर है ना, सेम वही है कंडीशन, लेकिन यहाँ स्पेशल चार राज्यों के लिए बात की गई है। यहाँ आपके पूरे भारत के लिए बात की है एससी और एसटी के बारे में, शासन प्रशासन नियंत्रण के बारे में, लेकिन यहाँ पर आपका चार राज्यों के बारे में बात की गई है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं भैया छठी, 6 अनुसूची कंप्लीट होगी, अब 7वीं अनुसूची के बारे में चलते हैं। 7वीं अनुसूची देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है 7वीं अनुसूची। अब मैं 7वीं अनुसूची की बात करूं, 7 अनुसूची, यानी कि 7वीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची की बात करूं भैया, ठीक है, इसमें 7वीं अनुसूची की मैं बात करूं, देखिए इसमें जो बताया गया है, जो 7वीं अनुसूची है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, जो आपका जो भैया किसका कौन कानून कितने विषय पर बनाएगा, शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो 7वीं अनुसूची है आपकी, मैं बात करूं 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ठीक है, अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों की बीच शक्तियों का विभाजन के बारे में बताया गया है। वो कैसे है भैया, देखिए मैं बात करूं संघ सूची की, संघ सूची, इस संघ सूची में मैं बात कर रहा हूं भैया, संघ सूची में, ये जो संघ सूची है इसमें कितने विषय हैं? संघ सूची में आपके 100 विषय है। कितने विषय हैं भैया? 100 विषय। अब इन 100 विषयों पे जो कानून बनाएगा, जो इन पर कंट्रोल होगा, वो आपका केंद्र सरकार का होगा। ठीक है, 100 विषयों पर कानून कौन बनाएगा? 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। 100 विषयों पर, 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, ठीक है भैया। तो संघ सूची में, संघ सूची में 100 विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। अब मैं बात करता हूं कि भैया राज्य सूची में, राज्य सूची, राज्य सूची में, जो राज्य सूची है उसके बारे में बात करें तो राज्य सूची में आपका, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, कोई बात नहीं है ना, राज्य सूची इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं क्या कहूंगा, ये राज्य सूची में जो आपके आपके ये है, इसमें 61 विषय, ये इसमें 61 विषय हैं। 61 विषय, 61 विषय पर भैया कौन कानून बनाएगा? भैया राज्य सूची है तो राज्य सरकार ही बनाएगी। क्या बोलेंगे? राज्य सरकार। 61 विषय पर राज्य सरकार, राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है,
अब बात करते हैं तीसरी। तीसरी है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करूं मैं, इस जो आपकी समवर्ती सूची है, इसमें जो है, इसमें विषय जो है वो भैया 52 है, 52 विषय है। इन 52 विषयों पर देखिए, ये समवर्ती सूची है, इसमें 52 विषय, 52 विषयों पर जो कानून बनाने का, जो कानून बनाने का अधिकार है, या मैं कह सकता हूँ जो कानून बनाता है, कानून कौन बनाएगा भैया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इसमें कानून बनाएंगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, केंद्र और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। ठीक है भैया, तो ये थी हमारी 7वीं अनुसूची। ठीक है, आपका इसमें कुछ भी ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी भैया राज्य सूची में कितने विषय हैं, आप ये बताएंगे भैया राज्य सूची में 61 विषय हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, या समवर्ती सूची में भैया कौन आपका, मैं कहूँ, कानून बनाता है, तो समवर्ती सूची में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बनाते हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है भैया संघ सूची में कौन कानून बनाता है, भैया संघ सूची में आपका केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, केंद्र सरकार, संघ सूची में कौन बनाती है? केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, 7वीं की बात होगी भैया। हम 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं, जो कि वो भी महत्वपूर्ण है, 8वीं अनुसूची। अब भैया मैं बात करूं 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची की बात करूं, ध्यान से समझो भैया। इस 8वीं अनुसूची की मैं बात कर रहा हूं, तो इस 8वीं अनुसूची में जो आधिकारिक भाषाएं हैं, लैंग्वेज, उसके बारे में चर्चा की गई है। आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा के बारे में बताया गया भैया, आधिकारिक भाषा के बारे में। अब ये आधिकारिक भाषा कहते हैं, मैं कहूँ 8वीं अनुसूची में हमारे मूल संविधान में जो आपके जो भाषा थी, वो पहले 14 भाषा थी, 14 भाषा थी। कितनी थी? मैं कहूँ मूल संविधान में आपकी कुल भाषा, मूल संविधान में भाषा कितनी थी? 14। मूल संविधान में भाषा 14 थी, लेकिन वर्तमान में जो भाषा है वो आपकी, वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में जो भाषा है वो 22 भाषा है, 22 भाषा है भैया। अब 8 भाषा जोड़ी गई है ना, 6 2 8 14 है ना, तो मैं बात करूं 8 भाषाएं। अब ये 8 भाषा जो जोड़ी गई है, वो कब कब जोड़ी गई है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मैं बात करूं आपसे, जो आपका, मैं आपसे ये बात करूं, जो सिंधी जोड़ी गई थी, वो आपका कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? सिंधी जो भाषा जोड़ी गई थी, क्या बोल रहे हो? ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो मैं बात करता हूँ भैया, ये आपका 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट हुआ था, 21वां संविधान संशोधन मैं बोल सकता हूँ, सॉरी, संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ी गई भैया। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन में 1967 में 61वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, और जो इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब मैं बात करूं आपसे, जो 71वां संविधान संशोधन है, 71वां संविधान संशोधन, या मैं ऐसे लिख देता हूं, समझ जाओ, ये सेम है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ, वो आपका मैं बात करूं 1992 में हुआ। 1992 में आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें आपकी 3 भाषा जोड़ी गई। कौन सा? मैं आपको बताऊं, नमक। ये आपका ट्रिक होती है, सभी जानते हैं ना इस मामले में, कि नमक से आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। कैसे? न से, यानी कि नेपाली, न से नेपाली, आपकी मैं से मणिपुरी, और कैसे आपकी मैं बोलूं, कैसे कन्नड़, है ना,
हाँ कोंकणी, सॉरी कोंकणी, कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। अब मैं बात करता हूँ अब आगे, ठीक है, तो 5 भाषा होगी, ठीक है, अब सॉरी 3-4 भाषा होगी, अभी 4 और रह रही हैं। तो मैं बात करूं आपसे, जो आपका संविधान संशोधन हुआ था वो 92वां संविधान संशोधन 92, यानी कि 92वां संविधान संशोधन, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपका जो हुआ था 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। अब ये 2003 में जो जोड़ा गया, यानी मैं लिख सकता हूँ महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ठीक है, यानी एम महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, ठीक है, इससे याद करेंगे, बोल सकते हैं। एम से मैथिली, एम से मैथिली, मैथिली, मैथिली भाषा जोड़ी गई भैया। एस से मैं कहूँ संथाली भाषा जोड़ी गई, संथाली, एस से संथाली, और मैं कहूँ डी से डोगरी, डी से डोगरी, डी से डोगरी भाषा जोड़ी गई। और मैं बात करूँ बी से बोडो, बोडो, बी से कौन सी भाषा, बी से बोडो, ठीक है, यानी 92वां संविधान संशोधन, 92 जो 92 अमेंडमेंट हुआ था उसमें 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। MSDV मतलब महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, यानी कि मैं बोल सकता हूँ मैथिली, एम से मैथिली, एस से संथाली, और डी से डोगरी, और बी से बोडो भाषा जोड़ी गई, ठीक है भैया। 8वीं अनुसूची की हमने बात कर ली, अब मैं आगे बात कर लेता हूँ भैया, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद 9वीं अनुसूची। अब ये 8 अनुसूची तो मूल संविधान में थी, अब 9वीं जो अनुसूची है, यहाँ से ये जो अनुसूचियां है ये संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। ये कब कब जोड़ी गई मैं बात करूं, जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची, अब मैं 9वीं अनुसूची की बात करूं, यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, यानी मैं बोल सकता हूं प्रथम संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन आपका मैं बोल सकता हूं कि 1951 में जोड़ी गई, ठीक है। और ये जो प्रथम अनुसूची है ये किससे संबंधित है, ये आपका मैं कहूं भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से, भूमि सुधार से, भूमि सुधार से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई, ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 10वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची की बात करें, भैया ये जो 10वीं अनुसूची है ये आपकी, ये जो जोड़ी गई थी ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन पर 92वां संविधान संशोधन ये आपका 1985 में जोड़ा गया, ठीक है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, जो कि जोड़ी गई। ये जो 10वीं अनुसूची है ये भैया दल बदल से संबंधित है, ये दल बदल कानून से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है, समझ पा रहे हो ना भाई, संबंधित है, ठीक है, ठीक है। अब मैं 11वीं अनुसूची की बात कर लेता हूं भैया। ये जो 11वीं अनुसूची है इसके बारे में हम चर्चा करें तो ये 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी भैया ये आपका 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन आपका 1992 में जोड़ी गई, ठीक है। और ये लागू कब हुई थी भैया, ये लागू हुई थी 1993 में, यानी कि 1993 में लागू की गई
जो कानून बना, तो ये लागू जो जो शुरुआत हुई इसके कानून की तो 1903 में हुई थी। अब मैं बात करता हूँ भैया किससे संबंधित है, ये पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों, पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायत से संबंधित है ना। और मैं बात करूं भैया इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए, इन पंचायतों के लिए कितने, पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए थे, कितने विषय थे पंचायतों को कार्य करने के लिए, विषय पंचायतों को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए भैया ये आपके 29 विषय दिए गए, 29 विषय। कितने विषय दिए गए भैया, 29 विषय, ठीक है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और ये लागू 1993 में हुई। और जो ये किससे संबंधित है 11वीं अनुसूची, भैया पंचायत से, ठीक है। और पंचायत के लिए कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। अब लास्ट अनुसूची है आपकी 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची की बात और कर लेते हैं भैया। 12वीं अनुसूची, ठीक है, 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये आपका 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपका 1992 में, ये भी 1992 में ही जोड़ी गई, ठीक है, जोड़ी गई, ठीक है। और मैं बात करूं ये 12वीं अनुसूची जो है ये लागू कब हुई भैया, ये लागू भैया 1900, ये भी 1993 में ही लागू हुई थी। और मैं आपसे कहूं भैया ये जो 12वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपकी नगर पालिका से। किससे संबंधित है भैया, नगर पालिका से, ठीक है। अब मैं बात करूं जो नगर पालिका के कार्य करने के लिए जो विषय है वो कितने हैं, नगर पालिका के कार्य करने के लिए विषय, भैया ये विषय दिए गए 18, इनके लिए क्या दिए गए हैं, 18 विषय दिए गए हैं। और उस 11वीं अनुसूची में उसमें 29 विषय दिए गए थे, पंचायतों के लिए 29 विषय और नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये लागू 1993 में हो गई थी। कार्य करने के लिए आपके नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची और कार्य करने के लिए विषय कितने हैं, 18, ठीक है। तो भैया ये अनुसूची चैप्टर इंटरेस्टिंग था, मतलब बहुत आसान भी था और छोटा था। तो मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि भैया यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर करना है और मुझे ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्या इंप्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, क्या आप सुझाव मुझे इस प्रकार के, क्या मुझको सजेशन दीजिए कि मुझे क्या और इसमें बदलाव करने चाहिए, ठीक है। तो भैया मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा और यदि वीडियो आपको पसंद भी आती है तो इसको भैया दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। तो सभी को भैया राम राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम।